नमस्कार, जय हिंद। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हर भाई बहन का जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षा जगत के परिवार में सभी का वेलकम, अभिनंदन, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों, आज की इन्वायरमेंट स्टडीज की क्लास है, लाइव क्लास चल रही है। सभी लोग शेयर कर दें सभी ग्रुप में। बात करेंगे दोस्तों, 25 यहाँ पे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो को जब तक अंत तक देखेंगे, लाइव क्लास चल रही है, सभी लोग कमेंट करेंगे अपना अपना आंसर। वीडियो के अंत में आपको वाकई में लगा कि क्या मज़ेदार क्लास रही है। ठीक है, पूरा डीपली से हर एक ऑप्शन पर यहाँ पे डिस्कशन देखेंगे, क्या क्या सारी चीज़ें डिटेल है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, जो सामाजिक बुराइयां हैं हमारे फैली हुई हैं समाज में, उसका एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? बाल श्रम हो गया, दहेज हो गया, बाल विवाह हो गया, उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा भैया? सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आंसर? पहले क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, बाल विवाह भी है, दहेज भी है, बाल श्रम। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग स्टडी भी कर लें। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका मैं इंपॉर्टेंट बात भी बता देता हूँ आप लोगों को। इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों, उपरोक्त सभी वाले ये बता देता हूँ, 3 से 4 प्रश्न आपके टोटल 30 प्रश्नों में से पूछे जाते हैं। प्रत्येक 30 प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो उपरोक्त सभी वाले रहते हैं, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन यानी कि कितने 70% जो होता है उपरोक्त सभी वाले सही होते हैं, और उसी में से एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है जिसमें आपका उपरोक्त सभी वाला सही नहीं होता है। ठीक है, किसी अन्य ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 30 प्रश्नों में से 3-4 प्रश्न आते हैं जिसमें से एक प्रश्न आपका उपरोक्त सभी वाला भी सही नहीं होता। देखने वाली बात है, अगर हमसे नहीं बन रहा है, 4 प्रश्न अगर सभी में कर रहे हैं तो 3 प्रश्नों में हमारे सही होंगे कन्फर्म, क्योंकि एक ही ना गड़बड़ होगा, 3 तो सही होंगे। तो ये आपको ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को देखकर करना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का क्या है, स्थिरीकरण करता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग कमेंट करें भैया, सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट करके बताइए क्या होगा। बहुत सही, कोई बी मार रहा है, कोई ए कर रहा है, कोई सी भी कर रहा है, क्या बात है। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्या प्रश्न पहले स्टडी करिए भैया। वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, कौन करता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। कौन करता है भैया आपका? नीली हरी शैवाल करता है। क्या करता है? नीली और हरी, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों, ये पर्यावरण की पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट का प्रश्न है, क्योंकि हमारा टारगेट 30 में से 30 है दोस्तों। इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में ईवीएस की, ठीक है, 30 में 30 लाना है तो पेडागॉजी प्लस कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट करना पड़ेगा, पूरा लेकर चलना पड़ेगा, पूरी क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अगर ज्ञान की निर्माण की बात की जाए तो किसकी आवश्यकता होगी? अनुभव की होगी, अवधारणा बनाने की होगी, या अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन हो जाएगा, या उपरोक्त सभी होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें ज्ञान निर्माण के लिए तो अनुभव की भी जरूरत होती है, अवधारणा का बनाना भी जरूरी होता है, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन भी जरूरी होता है। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे सभी, जितने भी भाई बहन नए आए हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट नए हैं, अगर शिक्षक भर्ती में वाकई में बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आज ही जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है। और आज ही टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, और फ्री में पीडीएफ फाइल बिल्कुल कोशिश करते हैं आपको मिल जाए, और फ्री में उपलब्ध नोट्स भी कराते हैं, मटेरियल जो भी आपका फ्री में प्रोवाइड करवा देते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरण होता है? ये 6 से 7 बार यह प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है।
एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50%, 10%। सभी लोग कमेंट करें। बिल्कुल सही, एक दो लोगों का भी सही आंसर आ रहा है। सभी लोग कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो बहुत सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 10% भाग स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? हमारे शरीर के कौन से ऐसा अंग है जिसको अमोनिया को यूरिया के रूप में बदल दिया जाता है? यकृत है, वृक्क है, फेफड़ा है, हृदय है। सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है साथियों जो अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है या बदल देता है? तो सभी लोग जानते हैं वृक्क होगा। वृक्क को क्या बोलते हैं भैया? किडनी भी बोला जाता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोला जाता है। लेकिन हमारे शरीर को किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, प्रश्न यह पूछा गया है। तो यह आपको हो जाएगा यकृत। यकृत को क्या है? लीवर भी बोलते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और बात करेंगे वृक्क या किडनी की, तो किडनी की इकाई दोस्तों पूछी जाती है बहुत बार। वृक्क या किडनी की इकाई होती है, यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है, नोट कर लेना। वृक्क और किडनी की जो इकाई है या यूनिट अगर एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका नेफ्रॉन होता है। और हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? वह आपका यकृत के द्वारा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये 6वां प्रश्न है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? सभी जीव हो जाएंगे, भू आकृतिक कारक हो जाएंगे, जलवायवीय कारक हो जाएंगे, या उपरोक्त सभी हो जाएंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। हर भाई बहन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है आपका। सभी का वेलकम है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। सभी लोग बिल्कुल लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज़। सभी एक बार, जितने भी लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा। फिर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी जीव भी हैं, भू आकृतिक कारक भी है, ठीक है, जलवायु कारक भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी बच्चों को जो सीखने का तरीका क्या है, बच्चे सीखते कैसे हैं, जो तरीका होता है, सबसे पहले अध्ययन करने वाले वो महान व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे और एलएम वाइगस्की थे। जीन पियाजे और ब्रूनर थे। एलन वाइगोस्की की या ब्रूनर थे, या ब्रूनर और स्पेयरमैन थे। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। 7 नंबर का क्या होगा सही आंसर? बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, तो वह कौन थे व्यक्ति थे आपके? जीन पियाजे जी और एलएम वाइगोस्की थे। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे किससे संबंधित है? इन्होंने संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है। इन्होंने संज्ञानात्मक अवस्था के 4 अवस्थाएं बताई थी। संज्ञानात्मक अवस्था की पहली अवस्था होती संवेदी अवस्था, जो होता है 0 से 2 वर्ष। फिर दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो होता है 2 से 7 वर्ष। तीसरा इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दिया था, जो होता है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है आपका, सभी लोग बताइए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 14 या 15 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं पेडोलॉजी में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर है, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करते जाएंगे। बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा। इससे यह पता चलता कि आप लोग वाकई में बहुत ही अच्छा स्टडी कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाकई में बिल्कुल चमचमाती सीट मिलेगी दोस्तों। वाकई बता रहा हूँ। अब देखिए, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क से जो आपका पसीना निकलता है दोस्तों, निकलता है ना, वो उस पसीने से जो आपकी गवर्नमेंट शिक्षक की सीट मिलेगी, एक सरकारी शिक्षक की, उस पसीने से चमकेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए। जो पसीना अभी आप लोग निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यही पसीना जो है, यही मेहनत जो है आपका, यही हार्डवर्क आपका केवल सरकारी सीट जब मिलेगी, वह अनुभव उस टाइम का अनुभव होगा कि वाकई में चमचमाती सीट, ये पसीने से चमचमाती हुई सीट है। तो सभी लोग कमेंट कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे। सभी मित्रों को जय हिंद। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, जो पर्यावरण की पाठचर्या है उसमें क्या शामिल होना चाहिए? बच्चों के अनुभव को, स्कूल के वातावरण को, उपयुक्त पाठ्यक्रम को, या उपरोक्त सभी?
तो पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। क्या शामिल होना चाहिए? देखिए, बच्चों के अनुभव भी होना चाहिए, स्कूल का वातावरण होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर आ चुका है 9वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण कौन सा है? ठंडे में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी हो, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड हो, ठंड से अधिक ठंड एवं गर्मी से हल्का हो, या वर्ष भर गर्मी रहना। सभी लोग कमेंट करेंगे। मौसम के दृष्टिकोण से बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी जहां पर आपके उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, प्रदेश कहलाते हैं, तो वहां पर क्या प्रमुख लक्षण होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या वहां पे लक्षण हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, ठंड में ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी पड़े। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अभी हमने क्या है 10th नंबर का देखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 10th नंबर का जो है ये। ठीक है, लेकिन हम इसके पहले इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं भैया, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होगा? वर्ष भर गर्मी रहना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मौसम के दृष्टिकोण से अगर आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वह हो जाएगा वर्ष भर गर्मी रहना, क्योंकि कैसे वन है आपके? उष्णकटिबंधीय वन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है दोस्तों, कितना भी समय लग जाए, लेकिन अगर हम सोचते हैं डेली अगर हम 20 से 25 प्रश्न अच्छे तरीके से डिटेल के साथ कंठस्थ करेंगे तो यही प्रश्न 1-2 महीने में हजारों प्रश्न हो जाएंगे, और यही हजारों प्रश्न आपसे कम से कम 4 से 5 हजार आपको जानकारियां मिलेगी, क्योंकि एक प्रश्न 4 से 5 हम डिटेल लेकर आते हैं, सभी ऑप्शन का डिटेल आपको बताते हैं। यह केवल आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर यहाँ पे मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों की सरकारी सीट के लिए मेहनत कर रहा है। तो विजय सर बिल्कुल यहाँ पे लगे हैं आपके लिए कि वाकई में चमचमाती सीट, पसीने से नहाई हुई सीट आपको जरूर मिलेगी। आपकी मेहनत का, आपका मेहनत का नतीजा, आपके हार्ड वर्क का जो है सफल यानी कि फल आपको मिलेगा। विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। जो विद्यालय की शिक्षा होती है उसमें जो शिक्षक और छात्र का जो अनुपात होता है वह सही क्या है? सभी लोग कमेंट करें कौन सा होगा? 1:60, 1:50, 1:40, 1:30। सभी लोग कमेंट करें। दो ऑप्शन पे कंफ्यूज होगा शायद, जहां मैं तक जानता हूं 2 ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि 1:30 होगा कि 1:40 होगा। तो कंफ्यूजन पूरा क्लियर है कि 1:30 होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? ये पेडागोजी का नंबर 1 टॉप क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल करेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित अगर दक्षताओं का विकास करना हो तो उसके हेतु जो एक शिक्षक किसका चुनाव करेगा? किसका चुनाव करेंगे भैया? आप ही अध्यापक होने जा रहे हैं, बिल्कुल आप भी एक शिक्षक हैं, तो यहाँ पे किसका चुनाव करेंगे आप लोग? सभी लोग कमेंट करेंगे। पाठ वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। बिल्कुल 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित, क्योंकि विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करना है तो ऐसी पाठ पुस्तक का जो विद्यार्थियों के दौरान, ठीक है, विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न क्या है? प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया है उसका उदाहरण क्या है? वनों की कटाई है, शिकार है, निर्माण कार्य है, या उपरोक्त सभी होगा? तो क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ग्रुप आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, तो वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स जितना भी मटेरियल है सभी को आपको फ्री में मिलेगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन कितनी होती। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर आप लोग सभी लोग सिंपल तरीके से देंगे। बहुत ही सब लोग जानते होंगे विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की जो हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है वह कितना होता है, 72 बार होती है। यानी प्रति मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में 72 बार। ठीक है, विश्रामावस्था में, ये भी आपको नोट कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये भी लाजवाब प्रश्न रहेगा दोस्तों, बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है, और लाजवाब प्रश्न के लिए आप भी लाजवाब आंसर दीजिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी लोग कमेंट करें। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स है, रतौंधी है, स्कर्वी है या क्वाशियोरकर है, सभी लोग कमेंट करें। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर रतौंधी होता है, एक नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं सभी लोगों को बता दूँ, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका, बेरी है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन है आपका, ये स्कर्वी है। विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग कौन है आपका, रिकेट्स है, जो कि आपका दिया हुआ है। और विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग सभी लोग बताएं, वर्णांधता जिसे बोलते हैं, वर्णांधता नहीं, ये सॉरी, विटामिन ए के कमी से हो, किससे क्या रोग होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, जिसमें क्या है, क्या होता है, जिसमें सभी लोग बोलते होंगे बच्चे होने की संभावना कम है। ठीक है, ये सारा जो है विटामिन ए की कमी से कारण होता है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब ये भी बात आती है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का जो है आपका रासायनिक नाम हम बता दे रहे हैं, क्या होगा। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये होता है रेटिनॉल होता है, ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपका थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, आपका क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है। तो ये सभी आपका डिटेल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये पूछ लिया जा सकता है। तो जो क्वाशियोरकर होता है वह बच्चों में अगर प्रोटीन की मात्रा की कमी है तो वह क्वाशियोरकर रोग क्या होता है, क्वाशियोरकर रोग होता है, जो बच्चों में होता है। ये भी चार पांच प्रश्न आपके बन जाते हैं। क्वाशियोरकर रोग किस पर होता है, तो बच्चों पर होता है। किस कमी के कारण होता है, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन जो गैस है प्रतिशत कितनी मात्रा में होती है, सभी लोग जानते हैं 78% होता है। बात करेंगे 21% होता है आपके ऑक्सीजन होता है, जो O2 होता है। जो आपका चौथे ऑप्शन में दिया 0.03%, ये सभी प्रतिशत में है मात्रा, तो ये आपका क्या होता है, CO2 है। ये आपको नोट करना, 0.03% वायुमंडल में CO2 होता है, और ये आपका O2 होता है, और ये आपका क्या होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन, सॉरी क्या होता है, नाइट्रोजन आपका 78% होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। यानी जो धूम्रपान होता है, जिसे नशा बोलते हैं, उससे होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं। तपेदिक हो गया, कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, अनिद्रा हो गया। सभी लोग ऐड देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, नाटक देखते होंगे, ठीक है, सीरियल देखते होंगे, तो वहाँ पर एक ऐड आया करता है, बिस्टल का आएगा, ये कुछ बना रहेगा, उस पर लिखा होता है धूमपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये कैंसर के लिए है, इससे कैंसर होता है। ठीक है, ये सलाह नहीं देता है। तो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग आपका कैंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इससे रिलेटेड और भी आपको प्रश्न बता देते हैं दोस्तों। देखिए, जो आपका पोलियो हो गया, ठीक है, पोलियो हो गया, और एड्स हो गया, और आपका क्या हो गया, तपेदिक जो दिया हुआ है, ठीक है, ये पोलियो, एड्स, तपेदिक, ये सभी किसके कारण है, तो जीवाणुओं के कारण रोग होते हैं, जिसे हम वायरस के कारण बोलते हैं। पोलियो, एड्स, तपेदिक हो गया, ठीक है, तपेदिक नहीं, सॉरी,
यहाँ पे क्या है, एक बात बता देता हूँ, चेचक, नोट कर लीजिएगा, जो चेचक रोग होता है, ठीक है, पोलियो हो गया और आपका एड्स हो गया और चेचक, ये जो तीनों रोग होते हैं वायरस के कारण होते हैं, जिन्हें आपके हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी लोग गलती करते हैं, मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। और टीबी जो होता है किससे, बैक्टीरिया से फैलता है। तो चलिए बात करेंगे, अगले प्रश्न की स्क्रीन पर है कि छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं। अगर छात्रों को सीखना हो तो उनके लिए प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन, ग्रंथालय हो गया, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या उपरोक्त सभी होगा। सभी लोग कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। मैंने बताया ना, अधिकतर आपके उपरोक्त सभी होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा उपरोक्त सभी सही नहीं होगा। तो छात्रों के लिए सीखने के लिए प्रमुख संसाधन है आपका ABC, आपके तीनों इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन करते हैं, एक बार सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे और बिल्कुल लाइक टारगेट करिए भैया, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए हमें क्या है, सैकड़ों में लाइक चाहिए भैया, ठीक है, एक दो दहाई आंकड़ा तो ठीक है पार हो जाता है, सैकड़ों और आपके हजारों में लाइक होने चाहिए, ठीक है, सैकड़ों और हजारों में लाइक बिल्कुल होना चाहिए। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है। जो प्रकृति है, अगर इसमें ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है, समुद्री जल है, वर्षा जल है, पर्यावरण है, हरे पौधे हैं। तो काफ़ी सारे वर्षा जल लगा रहे हैं, कोई पर्यावरण लगा रहा है, लेकिन सही आंसर क्या है दोस्तों, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है, जिससे हमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, बोलते हैं सबसे ज़्यादा किससे हमें प्राप्त होता है, तो हरे पौधे से होता है। हरे पौधे क्या करते हैं भैया, हरे पौधे जो होते हैं CO2 क्या है ग्रहण करते हैं और O2 क्या है आपका निष्कासित करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रक्रिया है, आपकी चलती रहती है। मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य आपका CO2 छोड़ते हैं और क्या है O2 ग्रहण करते हैं। तो ये पूरा, इसीलिए कहते हैं ना पेड़ लगाओ, जो आपका पर्यावरण प्रकृति का पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से इसीलिए रिलेटेड है, इसीलिए कंबाइन बना हुआ है कि मनुष्य क्या करते हैं, जीव क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं और O2 लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, O2 छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर O2 की बात की जाए, सबसे ज़्यादा किससे आपका मिलता है, तो ये होता है बरगद का पेड़ और तुलसी का पेड़, दो पेड़ ऐसे हैं सबसे ज़्यादा जो O2 छोड़ते हैं। नोट कर लीजिएगा सभी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा होता है भैया, अनियमित होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा कैसा होता है दोस्तों, सीधा होता है, ये नोट कर लीजिएगा। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट होता है, यानी प्रोटीन जो है सबसे सर्वोत्कृष्ट की बात करा है। सर्वोत्कृष्ट मतलब क्या होता है, सबसे उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, यानी कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस पर मिलता है भैया, दूध पर, मांस पर, सोयाबीन पर, अंडा पर। सभी लोग कमेंट करें, प्रोटीन सभी से मिलता है लेकिन सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, सबसे ज़्यादा आपका किससे मिलता है, तो सोयाबीन से मिलता है। और यह पूछा जाता है दालें किसकी स्रोत हैं, तो दालें प्रोटीन का स्रोत हैं, ठीक है, दालों से ही हमें प्रोटीन का स्रोत पूछा जाए तो आपके दालें हैं, ये नोट कर लीजिएगा। बढ़ते अगले अगले प्रश्न की तरफ, बस 3 से 4-5 क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। अगर बच्चों की बात की जाए तो समाजीकरण का पहला पाठ इनको प्राप्त कहाँ से होता है, परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, सांस्कृतिक केंद्र से होता है, धार्मिक केंद्र से होता है। तो बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, परिवार से प्राप्त होता है, ठीक है। बच्चों का जो है समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है और पहला जो गुरु बच्चे का माँ होती है और पहली पाठशाला आपकी परिवार होती है, ये नोट कर लेना है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीन पर है अगला प्रश्न, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। प्रश्न आ गया ना फंसाने वाला, बिल्कुल फंसने वाला प्रश्न आ गया,
कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आ गया कि बच्चे के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सभी लोग कमेंट करें। देखिए, बच्चे को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो बात सही, सभी लोग करेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल सही बात करेंगे, मदद भी करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, बिल्कुल सही बात है। और चौथा, जब 3 सही हैं तो चौथा आपका सही नहीं होगा, यानी कि उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। जब आप उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे तो भैया सीखने का अवसर क्या दिया, जब आपने उत्तर समझा ही दिया तो उन्हें सीखने का अवसर नहीं मिल पाया। तो बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करने में आप इनमें क्या सही नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो चौथा ऑप्शन आप नहीं करेंगे। अगर बच्चों में ज्ञान का विकास करना है, समझ की सूझबूझ करना है, उनका सूझबूझ का अपने से सोचने की क्षमता अगर उनमें उत्पन्न करना है तो ये आपको नहीं करना है। बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम भी कहते हैं भैया राष्ट्रहित में शिक्षा है, शिक्षा जगत का चैनल है, तो सबका साथ सबका विकास हो। जो भी अच्छी तरह से मेहनत करेगा, पसीने से नहाएगा तो पसीने से नहाई हुई सीट मिलेगी, यानी चमचमाती सीट सरकारी शिक्षक की मिलेगी। नंबर 1 यहाँ पे बनने जा रहा है दोस्तों। आपका प्रेम स्नेह 2020 का जयसवाल कोचिंग सेंटर आपका ऑनलाइन क्लासेज जो लेता है, कोचिंग सेंटर नंबर 1 आपका मध्य प्रदेश का बन चुका है। ये आप लोगों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है दोस्तों। बात करेंगे शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। जो शारदा एक्ट की बात करेंगे, ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे होता है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा, किससे होगा। सभी लोग ये कमेंट कर देंगे। और भैया ये चीज़ मत भूलेगा क्योंकि यहाँ पर सभी अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शारदा एक्ट का संबंध इनमें से किससे है, तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता होगा जब आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, टीटी का बी टीच किया होगा या आपने डीएड बीएड किया होगा। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से होता है, ठीक है। और ये इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि जो शारदा एक्ट का शुरुआत कब हुई थी, किस सन में शारदा एक्ट की शुरुआत हुई थी। अगर आप लोगों को पता हो तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि शारदा एक्ट की शुरुआत किस सन में हुई। तो दोस्तों 1929 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1929 में शारदा एक्ट की शुरुआत हुई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की दोस्तों। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। सभी लोग कमेंट करें। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, तो आपके पेड़, जीव जंतु ये भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति ये भी पर्यावरण का ही है। पर्यावरण क्या होता है, परिधन, आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल ये भी हमारे चारों तरफ का आवरण है। तो उपरोक्त सभी द राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट वीडियो देखेंगे और लास्ट वीडियो स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। अगर बच्चों में आपको सामाजिक भावना का विकास करना हो, ठीक है, किसका, सामाजिक भावना का विकास करना हो अगर बच्चों में, तो जो प्रयास होता है सर्वोत्तम प्रयास कौन सा होगा। सभी लोग कमेंट करें। देखिए, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना ये भी है, लेकिन सर्वोत्तम आपको चूज करना है। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों को आयोजन करना, बच्चों में स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना, सभी सर्वोत्तम आपका क्या होगा प्रयास। सामाजिक, बच्चों में अगर सामाजिक भावना का विकास करना हो, देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करेंगे, अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अगर बच्चे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ठीक है, तो वो सभी सब कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना सर्वोत्तम आपका, ठीक है, सामाजिक भावना का विकास हो जाएगा। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉप 25 प्रश्न रहे ये दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अंत में यही कहूँगा, लाइक करते जाइएगा वीडियो को। और डेली क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलती है और सुबह आपका 9 से 10 के बीच आपका हिंदी अभी ग्रामर की क्लास चल रही, तो वहाँ पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो वहाँ पे भी आपको हिंदी ग्रामर की प्रिपरेशन करें, क्योंकि 10 से 12 नंबर का जो है आपका हिंदी ग्रामर यानी कि व्याकरण से आपका आता ही आता है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन के लिए। और हमेशा यही कहता हूँ, अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।